नमस्ते बंधु। धन्यवाद है और वेलकम है आपका एक नए वीडियो में जिसका नाम है जियोपॉलिटिक्स। और इस साल भारत के लिए जियोपॉलिटिकल सेक्टर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। भारत लॉन्च कर रहा है अपना एंटी टेरर डेकोरेंट जिसको बोलते हैं हम प्रहार। राइजिंग टेंशन इन द इंडियन ओशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, द क्वाड अलायंस is expanding its role in the Indo-Pacific. At the same time, India is balancing relations with US, Russia, China, and Middle East. India is introducing Prahar, its first integrated national counter-terror strategy. Focus area: Rapid Response Operation. पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इस रैपिड स्ट्रेटेजी के कारण हम भारत को उस चंद देशों में गिनते हैं जो देश आज बहुत बड़े बड़े कारनामे करके बैठे हैं, पर हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। हमारी वेपनरी, हमारी डेवलपमेंट, हमारी साइंटिस्ट और हमारी डीआरडीओ स्पेशलिस्ट के ऊपर हमेशा निर्भर रहेगी। आपने धुरंधर देखा ही होगा, ये कुछ सिमिलर ही है उस जर्नी के ऊपर जहां स्पेशल फोर्सेस या इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ सभी मिलकर काम करते हैं इन जियोपॉलिटिकल सेक्टर या डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने। आखिर इन सेक्टरों का नीड ही क्यों है, आइए बात करते हैं। इन सेक्टरों का नीड है बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। अगर एनालिटिकल एंगल से देखें हम तो फिर इंडिया इज मूविंग फ्रॉम रिएक्टिव सिक्योरिटी टू प्रोएक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। आपने अल खमेनी का नाम तो सुना ही होगा। क्या लिंक है उसका इंडिया के साथ? क्यों इतने लोग इंडिया में उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? शौक क्या है, आइए जानते हैं। अल खमेनी, मेनी कम्युनिटीज कंसिडर हिम एज ए रिलीजियस लीडर। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट तो ये कहते हैं कि ही हैज द क्रिएटिव टेंशंस बिटवीन आर्टिकल 370 2020 के दिल्ली रियॉट्स। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री रिजेक्ट्स दिस रिमार्क एज इंटरफेस। इंडिया मेंटेन्स ए वेरी क्लोजनेस विद ईरान, क्योंकि चंबर पोर्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने। बहुत सारे रिलेशंस और बहुत सारे पिछले सपोर्टिव एक्शंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। ईरान हमेशा इंडिया का दोस्त रहा है, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है, इसलिए हमारे शिप्स आपने देखे ही है कैसे क्लियरेंस के साथ पास हुए। इजराइल हमारा दोस्त है, पर न्यूट्रलिज्म कितने साल? न्यूट्रलिज्म से पहले तो एक स्टेटमेंट या एक जोश या एक बाउंडेड हिम्मत है हम लोग के अंदर, पर गलती क्या कर रहे हैं हम? गलती ये कर रहे हैं हम कि इस न्यूट्रलिज्म के कारण हम लोगों के नजर में आ रहे हैं, हम उन देशों के नजर में आ रहे हैं जिसको लगा रहा है कि भारत हमेशा न्यूट्रली रहता है। क्या ये सही है? मोदी के उस विजिट के बाद ईरान में अटैक, क्या कुछ लिंक है? इसके ऊपर क्या टिप्पणी है, आइए जानते हैं। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके की रोल्स द ओपन पैसिफिक, maritime security in the sectors of technology, infrastructure and cooperation. Major initiatives के ऊपर अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक, maritime, domain awareness या open RAN, telecom, undersea cabin structure, ports of future. Strategic angle के ऊपर अगर हम टिप्पणी करें तो फिर चाइना is balancing the Asia. और हाँ, इसके ऊपर आप कंफ्यूज मत होइए, चाइना is not balancing the Asia only, but China is growing the power of Asia. आखिर वेस्ट पॉलिसी क्या है? वेस्ट पॉलिसी यह है कि यूएई, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, कंपैरेटिवली अगर हम इन बातों को नजरअंदाज ना करें, पर नरेंद्र मोदी जी के सक्सेस के ऊपर हम गौर भी कर सकते हैं। आज गलत तो हम हमेशा बोल सकते हैं, पर सही का भी तारीफ करना जरूरी है। चीजों को अगर हम डिफाइन करें तो फिर ये एक राइजिंग टेंशंस और उसको संभालने के लिए मोदी जी का जो इनिशिएटिव वो भी सराहनीय है। सेक्टर्स को अगर हम बात करें तो फिर ईरानियन वॉरशिप आइरिस दिना, उसके सैंक के ऊपर आपने सभी ने देखा है वीडियो, जो मिलान 2026 जो इंडिया ने होस्ट किया था वहां पे आया। ईरान कंडक्टेड द अटैक, इंडिया डिनाइड इन्वॉल्वमेंट, कंसर्न्स अबाउट द टेंशन इंश्योरिंग द स्ट्रेटेजिक ऑफ नेबर्स। आईएनएस दीना के ऊपर आप सभी ने वीडियो देखा है कैसे यूएस ने उसको मार गिराया, पर बात यह है कि वो भारत में आया था, भारत में जो एक्सरसाइज हो रहा था वहां पे पार्टिसिपेट किया,
उसमें हम लोगों के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि उनको सेफली घर पहुंचे उसको देखें, पर आजकल जो सेक्टर्स होते हैं, जो ग्लोबल एम्पावरमेंट या ग्लोबल पावर स्ट्रेटेजी या डिफेंस स्ट्रेटेजी होता है, उस स्ट्रेटेजी के आधार पर चीजें कुछ ऐसे वर्क नहीं करती, चीजें डिफरेंटली वर्क करती है। चीजें कैसे वर्क करती है देखिए, अगर आईएनएस दीना इंडियन ओशन के जो टेरिटरी में आता है वहां में अगर उसको टेक डाउन करता था तो ये एक कंसर्निंग होता, और ये एक कंसर्न होता इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन नेवी को, भारतीय सशस्त्र बल के ऊपर। बट कहा हुआ इन द इंटरनेशनल वाटर, इन द इंटरनेशनल वाटर्स भारत की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। हाँ, पर एक तरफ से वो हमारी मेहमान थे, पर जब मेहमान घर से निकल गए तो उनका ध्यान रखना, उनका सेफली घर पहुंचाना किस हद तक हम कर सकते हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, जो शिप्स अभी हम लोग के साथ, ईरानियन शिप्स अभी भी जो मौजूद है, उनको हमने सेफली रखा है। आईएनएस दीना के ऊपर भी हम लोग को, सभी के ऊपर, सभी को दुख है, हर देशवासियों को दुख है, पर हमारी यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं। हमारे साथ एक्सरसाइज पूरा करके आईएनएस दीना सेफली दे वर रिटर्निंग होम, द यूएस टेक डाउन, there was no involvement of ours. It's a clear and cut statement. That's it. हाँ, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के वजह से हमें प्रॉब्लम तो हो रही है, शिप्स पास हो रहे हैं, न्यूज तो हम लोग को मिल रही है, पर कैसे? देखिए इस चीज को, स्टडी करिए, जानिए इस चीज को हो कैसे रहा है। भारत में 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, 50 एलएनजी, 66% ऑफ एलपीजी। अगर क्रिटिकली हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ने 50% भारत के क्रूड ऑयल पासिंग थ्रू को रोक के रखा है, या पास करने में अगर ईरान चाहती है तो उसे गला दबाया नहीं तो चोक कर सकता है, जो कि ईरान अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को चोक करके रखा है। रिस्क है रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट या राइजिंग प्राइसेस। अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो फिर देखिए, रशिया से हम ले सकते हैं, पर हाँ, आजकल हमारी रिश्तेदारी या हमारी जो इन्वॉल्वमेंट विद फैमिली रशिया से भी कुछ ठीक नहीं है, अनबन तो चली रही है। होप ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त। सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स, फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट या धोलेरा, द टाटा इलेक्ट्रिशियन, पीएसएमसी। चैलेंजेस, अगर हम चैलेंजेस के ऊपर बात करें तो फिर स्केलिंग्स फ्रॉम द सिंगल प्लेन फैब्रिकेशन प्ले, भारत और चीन का स्ट्रेटेजिक राइवलरी, इसके ऊपर अगर हम विस्तार से बात करें तो फिर भारत हमेशा पीस चाहता है अपने बॉर्डर्स में, पर चीन एक सपोर्ट या एक विश्वास करने वाला देश नहीं है। ये सिमिलर टू हमारे पड़ोसी की तरह ही है, दो गुले। चीन बॉर्डर टेंशंस के ऊपर भारत को हमेशा उंगली उठाया गया है। हाँ, हिंदी चीनी तो भाई भाई है, पर भाइयों के बीच हमेशा चीनी भाई ही लड़ाई करते हैं। एलएसी 2020 लद्दाख क्लैशेस के ऊपर हम बात करें, या आपको तो गलवान में हुए हमले के ऊपर पता ही है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन ओशन इन्फ्लुएंस, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव टू चाइना वर्सेस स्ट्रॉन्गर इंडियन नेवी, इंडियो पैसिफिक पार्टनरशिप, इन सभी के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो फिर इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी है। क्यों, आप पूछ रहे हैं? क्योंकि इंडिया अगर चाहता है तो पूरे चाइना का ट्रेड एक्सेस चोक किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि पूरा चाइना जहां से एक्सपोर्ट करता है वो अंडमान एंड निकोबार के सेंटर ऑफ एविएशन से जाता है, जहां हमेशा हर दिन शिप पास होता है। और चीन के शिपों के, कार्गो शिप के बारे में बात कम ही करे तो बेहतर है। अगर इंडिया के ऊपर उंगली उठाया गया तो इंडिया मन करता है तो, अगर इंडिया चाहता है तो पूरी इकोनॉमी को चोक किया जा सकता है, जो कि इंडिया करेगा तो नहीं, पर अगर कभी उंगली उठाया गया तो फिर हमें भी समय नहीं लगेगा। इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ आपको जियोपॉलिटिकल सेक्टर दुनिया में और अभी क्या चल रहा है इस केस के ऊपर, जो हमेशा हमें प्रॉब्लम जताया जा रहा है, या कि हमें खरीदी और हर एक चीज के ऊपर दाम, एलपीजी की शॉर्टेज, फ्यूल्स की, क्रूड ऑयल की जो अभी प्रॉब्लम एक बड़े महामारी के ऊपर आने वाली है, जिसके ऊपर हमें जूझना पड़ रहा है, इन सभी चीजों को देखते हैं, आते रहिएगा और आप सभी को पता चलेगा कि
अगला वीडियो इसी चीजों के ऊपर डिफाइन होगा। हम सभी वेट करेंगे कि सब कुछ चीजें नॉर्मल हो, सब कुछ हर जगह ठीक ठाक हो, और चाहते हैं कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसी के साथ इसी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बंधु।